नमस्कार, मैं शिवानी राय। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना की रचनाकार हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, जो कि यह व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक प्रामाणिक पुस्तक है। इसमें हम आज देखेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत हिंदी की विशेषताएं। तो अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। तो यह प्रश्न बन सकता है कि हिंदी ने किसका अंधानुकरण नहीं किया? तो संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। तो हिंदी में संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। संस्कृत वांग्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत वांग्मय किस लिपि में लिखी है? तो संस्कृत वांग्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है, अर्थात हिंदी का भी देवनागरी लिपि है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। तो जो देवनागरी लिपि है उसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक होता है। स्वरों में ह्रस्व दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं और स्वरों की मात्राएं निश्चित है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। जैसे अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। जैसे क अल्पप्राण ध्वनि और ख महाप्राण ध्वनि है, लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है। इसीलिए के में एच मिलाकर KHA ख लिखा जाता है। यह गद्यात्मक और व्यावहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना लिया गया है। जैसे क, ख, ग, ज, फ, अ, ए इत्यादि। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र और ज्ञ। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे ड़, ढ। जैसे बड़ा लिखते हैं तो वो वाला ड़ और ढ ढक्कन वाला। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं। यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जैसे रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी भी प्रयोग होता है और के भी, जैसे CAT कैट और KIN किन। और क्यूट क्वीन भी देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से दो दो ध्वनियों का बोध नहीं होता। तो देवनागरी लिपि में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे रोमन लिपि में यू से अ, और जैसे BUT बट अ, और ऊ, यू से अ और ऊ, जैसे PUT पुट, यू यहाँ ऊ का पुट। तो इसमें केवल उच्चरित ध्वनियाँ ही अंकित होती है, अनुच्चरित ध्वनियाँ नहीं। जैसे वॉक में अनुच्चरित ध्वनि L भी लिखी जाती है, WALK होता है, लेकिन पढ़ा जाता है वॉक, तो लोप हो जाता है L का। वस्तुतः हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी भी जाती है। इसलिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। अब है हिंदी व्याकरण की विशेषताएं। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है। इसमें संस्कृत व्याकरण की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित किशोरीदास
वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। क्रिया प्रवाह एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, पर कहीं कहीं मार्ग भेद भी है। मार्ग भेद वही हुआ है जहाँ हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। अब है शीर्षक हिंदी की क्रियाएं। हिंदी की क्रियाएं में देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के 2 प्रकार हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो 2, तिगंत और कृदंत। तिगंत क्रिया में कर्ता या कर्म के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप भेद नहीं होते, केवल कर्ता या कर्म के अनुसार पुरुष बदलते हैं। जैसे राम चतुर है तो बहुवचन में होगा लड़के अच्छे हैं। सीता चतुर है, बहुवचन में होगा लड़कियां अच्छी हैं। यहाँ राम है और सीता है में तिगंत क्रिया में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है। एक वचन कर्ता के साथ वह एक वचन है के रूप में है, बहुवचन में उसका बहुवचन रूप है, हो गया। पुरुष भेद से भी तिगंत क्रिया में रूप भेद होता है। जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, तू ऐसा नहीं है। कृदंत क्रिया में कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद में से रूप भेद रहता है। तो कृदंत क्रिया में कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद से रूप भेद रहता है, किंतु पुरुष भेद का इस पर कोई प्रभाव पुरुष भेद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राम गतः, राम गया। सीता गता, सीता गई। यहाँ कर्तृवाच्य कृदंत क्रिया है। तो का हिंदी में य हो गया है और उसे फिर पुल्लिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गया या स्त्रीलिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गई कर दिया गया है। प्रायः हर भाषा में क्रिया के 2 रूप होते हैं। हिंदी में भी ये रूप वर्तमान है, किंतु पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी ने कृदंत क्रियाओं को अधिक पसंद किया है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी ने किस क्रिया को अधिक पसंद किया है? तो कृदंत क्रियाओं को हिंदी ने अधिक पसंद किया है, क्योंकि यह बहुत सरल और स्पष्ट है। हिंदी की सरलता का यह एक बहुत प्रमुख कारण है कि अधिकांश क्रियाएं कृदंत है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी की सरलता का क्या कारण है? तो हिंदी की सरलता का यह एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं कृदंत है। हिंदी की विभक्तियाँ, अब ये एक शीर्षक है हिंदी की विभक्तियाँ। चूँकि हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की कृदंत पद्धति अपनाई है, इसलिए संस्कृत की संज्ञा विभक्तियों से हिंदी की संज्ञा विभक्तियाँ अपेक्षाकृत कम है। संख्या में ये 5-7 ही है। विभक्तियों की इतनी कम संख्या होते हुए भी हिंदी में सरलता और स्पष्टता इतनी अधिक है कि संसार की दूसरी भाषा में शायद ही हो। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार का मूल कारण इसकी सरलता है। विभक्तियाँ मुख्यतः 8 हैं: ने, का, के, को, से, में, पर और के लिए। तो हिंदी में विभक्तियाँ कितनी हैं? 8 हैं: ने, का, के, को, से, में, पर और के लिए। हिंदी भाषा में विभक्तियों का प्रयोग बड़ी कड़ाई से होता है। हिंदी की यह एक ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में उर्दू को छोड़ नहीं पाई जाती। खासकर ने विभक्ति के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखी जाती है। हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चय के लिए होता है। तो हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग किस लिए होता है? तो क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चय के लिए होता है विभक्तियों का प्रयोग। संस्कृत में विभक्तियों के व्यवहार में अनेक रूप भेद होते हैं। हिंदी में यह झमेला बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः हिंदी व्याकरण ने संस्कृत व्याकरण को अधिकाधिक सरल बनाया है।
हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की अधिकतर उलझनें दूर कर दी है। अब हिंदी के सर्वनाम अपने हैं। यह शीर्षक है कि हिंदी के सर्वनाम अपने हैं। हिंदी के सर्वनामों पर प्राकृतों तथा अपभ्रंशों का प्रभाव है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि हिंदी के सर्वनामों पर किसका प्रभाव है, तो प्राकृत और अपभ्रंश का, क्योंकि ये वहीं से घिसते बनते आए हैं। इनकी अपनी विशेषताएं हैं। हिंदी के सर्वनाम चाहे पुरुषवाचक हो या प्रश्नवाचक, सभी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। संस्कृत में केवल युष्मद् अस्मद् ही सब लिंगों में समान रूप में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी सर्वनाम अपने रूप बदलते हैं, जैसे कस्याः अयं बालकः, कस्य इयं बालिका। हिंदी ने इन झंझटों को दूर कर दिया है। यहाँ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी भी रूप में सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में ही सर्वनाम एक समान रहता है हिंदी में। तू पढ़ेगी, तू पढ़ेगा, तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ जाओगे, मैं पटना जाऊँगा, मैं पटना जाऊँगी, कोई जा रहा है, कोई जा रही है, कौन जा रहा है, कौन जा रही है। इस प्रकार देखिए, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, सब में यह नहीं बदलता है, समान ही रहता है सर्वनाम। हिंदी सर्वनामों की एक रूपता उसकी एक ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य वर्तमान भाषाओं में प्रायः नहीं मिलती। यहाँ भी हिंदी ने संस्कृत की जटिलता कम कर भाषा को अपेक्षाकृत अधिक सरल बनाया है। इससे बढ़कर सर्वनामों का सरलतम रूप और क्या हो सकता है। अब अगला शीर्षक है हिंदी के विशेषण की अपनी विशेषता है। तो हिंदी में विशेषण के रूप भी अत्यंत सरल है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने विशेषण पर विचार करते हुए लिखते हैं, हिंदी में विशेषण के साथ अलग विभक्ति लगाने का बखेड़ा भी नहीं है। विशेषण तो विशेष्य के रंग में डूबा होता है। विशेष्य की विभक्तियां ही विशेषण की विभक्तियां हैं। तब फिर अलग विशेषण में विभक्तियां लगाने की झंझट क्या। देखिए, चतुर लड़के से प्रश्न पूछो, मूर्ख जनों को सचेत करो। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में आते हैं तब वे इसी तरह निर्विभक्तिक होते हैं। इसका घर, उसका पेड़, किसकी स्त्री, किसका पति इत्यादि। हिंदी के अव्यय, हिंदी के अव्यय देखते हैं। हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हिंदी में जब, तब, इधर, उधर, जहाँ, तहाँ इत्यादि अव्यय अपने हैं। इनके स्थान पर संस्कृत के यदा कदा, जब तब को कहते हैं यदा कदा संस्कृत में, इधर उधर को संस्कृत में कहते हैं इतस्ततः, इतस्ततः, और जहाँ तहाँ को यत्र तत्र इत्यादि अव्यय हिंदी में कम चलते हैं। लेकिन संस्कृत के कुछ अव्यय ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अधिक चलते हैं, जैसे यदि, 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 कदाचित आदि। शब्द निर्माण की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से विचार करें तो हम यह पाएंगे कि हिंदी जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही है। तो हिंदी जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। फिर है संस्कृत है, प्राकृत है और हिंदी है। इसको देखेंगे। संस्कृत में कहते हैं एकादश, प्राकृत में ए आरह हो गया, ए आरह, और हिंदी में हो गया 11। कर्ण, कर्ण संस्कृत, प्राकृत है कर्ण, द्वित्व वाला है, और हिंदी हो गया कान। संस्कृत में कर्म, प्राकृत में कम और हिंदी में काम। चतुर्थ चौठ और चौथा, दुग्ध, दुध, दूध, मुक्ता, मुत्ता, मोती, जिह्वा, जिह्वा, जीभ। व्याकरण की दृष्टि से हम ऊपर कह चुके हैं कि क्रियाओं, सर्वनामों, विशेषणों, विभक्तियों और अवयवों के सामान्य प्रयोग में हिंदी ने अपनी सरलता से काम लिया है। कहीं भी संस्कृत की कठोरता अथवा जटिलता नहीं आने दी। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा और व्याकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे वह संसार की किसी भी सभ्य भाषा से किसी भी तरह कम शिष्ट नहीं कही जा सकती।
हिंदी की प्रकृति नहीं समझने के कारण ही तरह तरह के भ्रम फैले हैं। अब हिंदी की प्रकृति देखते हैं। हिंदी की अपनी प्रकृति है, उसके कुछ दोष हमारे लिए गुण है और कुछ गुण दूसरों के लिए दोष बन गए हैं। पर ऐसा सभी भाषाओं में होता है। यदि बंगाली सज्जन कहते हैं कि हिंदी में लिंग एक झंझट है, तो दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग बड़ा जटिल है। इस तरह जितने मुंह उतनी बातें हैं। प्रश्न यह है कि अगर सबकी बातें मान ली जाए तो हिंदी का अपना क्या रह जाएगा? फिर यह प्रश्न हिंदी के लिए ही क्यों? हिंदी वाले भी बंगला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, ओडिया जिसे कहते हैं इत्यादि आधुनिक आर्य भाषाएं सीखते हैं और इन भाषाओं से अपना संबंध बनाकर हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहते कि अमुक भाषा में यह बेकार है, जटिल है, अव्यवहारिक है आदि आदि। सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी हिंदी भाषा और व्याकरण की त्रुटियां दूर करने की राय दी थी और उसके व्याकरण को सरल से सरल बनाने का सुझाव दिया था। इन विविध प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए हम 6-7 अगस्त 1949 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं। उक्त अवसर पर श्री चट्टोपाध्याय ने कहा था कि संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा भाषियों के लिए उलझन बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में ही ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन समस्याएं हैं। वे लोग इन बारीकियों को समझे बिना जब बंगला भाषा लिखते बोलते हैं तब हम लोगों की हंसी आती है। वस्तुतः हिंदी बहुत सरल भाषा है, बिना पढ़े और सीखे या काम चलाओ हो जाती है। ऐसी काम चलाओ भाषा तो साधारण होगी ही, इसमें लिंग संबंधी तथा अन्य गलतियां भी होगी, पर काम सबका चल जाता है। परंतु उत्तम टकसाली हिंदी लिखने बोलने के लिए तो हिंदी पढ़नी सीखनी होगी। यदि हिंदी पढ़ने सीखने में 2 वर्ष भी अच्छी तरह लगाए जाए तो हिंदी भी अहिंदी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी। फिर है भाषा एक प्रवाह है, यह शीर्षक है। इसके अंतर्गत देखते हैं भाषा का एक प्रवाह होता है, उसके कुछ नैसर्गिक प्रभाव को रोकना या उल्टा मोड़ना उचित नहीं। इस तरह यदि कोई कृत्रिम भाषा बनाई जाएगी तो वह जनता से दूर जा पड़ेगी। इसलिए अपनी सुविधा के लिए भाषा में वैसा कोई मौलिक उलटफेर करना उचित नहीं। हाँ, विभिन्न प्रांतों के लोग चाहे जैसी हिंदी लिख बोल सकते हैं, फिर जो रूप स्वतः ग्राह्य हो जाएगा, जिसे अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से स्वीकार कर लेगी, वह स्थिर हो जाएगा। सच तो यह है कि हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले एक दूसरे ढंग से और अंग्रेजी वाले किसी तीसरे ढंग से। यही बात बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में किसी और ढंग से कही जाती है। भाषा का यह ढंग ही उसका रूप शुद्ध रखता है और यही उसके अच्छे होने की सबसे अच्छी पहचान या कसौटी है। अब हम देखेंगे दूसरे वीडियो में मानक परिनिष्ठित हिंदी। अभी के लिए धन्यवाद।